हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। इस वीडियो में मैं लेकर चलूंगा जो है कि प्रश्न नंबर 21 से जो है 30 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा और जो कि इस चैप्टर का जो है कि ये आपका अंतिम वीडियो है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 क्या है, स्क्रीन पे जो है कि सभी प्रश्नों को जो है कि इंडिकेट किया जाएगा, आप देख सकते हैं। करे शुष्क सेल बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विध्रुवक है, यानी कि शुष्क सेल में प्रयुक्त होने वाला विध्रुवक जो है कौन सा है। यानी कि आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड है, बी दिया हुआ है NH4Cl है, सी दिया हुआ है सोडियम ट्राईफास्फेट है फास्फाइड है और डी दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 21 नंबर का जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये है आपका मैग्नीज जो है ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये है आपका मैग्नीज जो है डाई क्या है, ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी कि आपसे पूछ रहा था कि शुष्क सेल बैटरी में प्रयुक्त होने वाला द्विध्रुवक जो है आपका विध्रुवक जो है आपका कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि आपका 21 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि पिघले हुए पोटेशियम क्लोराइड है, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम क्लोराइड में से 1 फैराडे विद्युत प्रवाह कराने पर 39 ग्राम पोटेशियम एकत्रित होता है। यदि 1 फैराडे विद्युत पिघले हुए एल्युमिनियम क्लोराइड में प्रवाहित किया जाए तो एकत्रित जो है एल्युमिनियम की विद्युत जो एल्युमिनियम धातु की मात्रा होगी। यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना है, जो Al है यानी एल्युमिनियम जो है उसका तुल्यांकी भार निकालिए, जितना तुल्यांकी भार होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी कि AlCl3 में एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, एल्युमिनियम का क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड कह रहा है कि यदि पिघले हुए पोटेशियम क्लोराइड में से 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 39 ग्राम पोटेशियम एकत्रित होता है। यदि 1 फैराडे विद्युत पिघले हुए एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, हाँ एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है में प्रवाहित कराने पर एल्युमिनियम की मात्रा क्या होगी। तो बस एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का जो है तुल्यांकी भार कितना है वही आपका आंसर होगा। यानी इसमें जो है Al का तुल्यांकी भार यानी कि एल्युमिनियम का जितना तुल्यांकी भार होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एल्युमिनियम का परमाणु भार चाहिए। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार आपको पता ही है कि 27 होता है, बटा में उसकी संयोजकता, इसमें उसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, बराबर हो जाएगा 3 9 27 ग्राम, यानी कि 9 आपका ग्राम। जो आपका एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम क्लोराइड में प्रवाहित की जाए, यदि पिघले हुए एल्युमिनियम क्लोराइड में यानी 1 फैराड विद्युत पिघले हुए एल्युमिनियम क्लोराइड में प्रवाहित किया जाए तो आपके एल्युमिनियम की जो मात्रा होगी, एल्युमिनियम धातु की जो एकत्रित मात्रा होगी कितना होगी, 9 ग्राम आपकी होगी। समझ में आई बात, कुछ मत कीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड में जो है कि एल्युमिनियम की जो है तुल्यांकी भार कितना है, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना है, जितना आपका तुल्यांकी भार होगा वही आपकी एकत्रित क्या होगी, मात्रा होगी। तो आपका ए ऑप्शन दिया था 27 ग्राम, बी ऑप्शन दिया था 135 ग्राम, सी ऑप्शन दिया था 19.5 ग्राम और डी ऑप्शन दिया था 9 ग्राम। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो जाएगा 9 ग्राम। कितना ग्राम, 9 ग्राम आपका होगा। समझ में आई बात। ये है जो है कि 22 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन।
इसके बाद ऑप्शनल है 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है कि बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऑप्शनल को सिर्फ आप लोग याद रखिए। कह रहे कि निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जो आपका द्वितीयक सेल है। आपका ए दिया हुआ है शुष्क सेल, बी दिया हुआ है मरकरी सेल, सी दिया हुआ है ईंधन सेल, और जो डी आपका दिया हुआ है निकेल सेल। तो 23 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, निकेल सेल। क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, निकेल सेल। निकेल सेल यानी कि जो निकेल सेल है आपका, निकेल सेल जो है आपका एक प्रकार का द्वितीयक सेल आपका है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो 23 था इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निकेल सेल जो है आपका होगा जो कि आपका द्वितीयक सेल है। यानी कि द्वितीयक सेल कौन सा होता है आपका निकेल होता है जो आपका द्वितीयक सेल होता है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है जो है कि आपका डी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस सोल्यूशन करना है। 23 नंबर में ये तो 23 नंबर रहा ना, अब 24 नंबर की बात करना। तो 24 नंबर में क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन करना है। जो फैराडे का नियम था, फैराडे के नियम से ही आपको क्या करना है सोल्यूशन करना है। और इस पे जो है कि हम लोग क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 10 था, प्रश्न नंबर जो 10 आपको कराया गया है वही सेम प्रोसेस आपका इसमें भी चलेगा। ठीक है, चलिए इसी के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या है। तो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 24 कि समय की सेकेंड में गणना कीजिए जिसमें किसी तत्व का आधा ग्राम इसके जली विलयन में मुक्त होता है 2.50 एम्पियर की धारा गुजारी जाती है। देखिए जो धारा गुजर रही है 2 पॉइंट कितने की 5 एम्पियर की जो है कि धारा आपकी क्या हो रही है गुजर रही है। तो कह रहा है कि धारा प्रवाहित होती है गुजारी जाती है। तो अभिक्रिया में तुल्यांकी भार दिया है, अभिक्रिया में तत्व का तुल्यांकी भार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि अभिक्रिया में तत्व का तुल्यांकी भार ये दे रखा है 96.5। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आधा ग्राम। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहे हैं कि तत्व का आधा ग्राम। तो आधा ग्राम का मतलब जो वेट W होगा, ये आधा ग्राम का मतलब कितना होगा 0.5 ग्राम होगा कि नहीं होगा, कितना ग्राम 0.5। इसमें जो धारा आपकी दी गई है ना, धारा 2.50 एम्पियर की धारा गुजारी जाती है। तो ये 2.5 नहीं है, जो धारा आई का वैल्यू है 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। यानी कि यहाँ पर 0.5 एम्पियर होना चाहिए, यानी कि 2.5 दे रखा है, 2.50 दे रखा है। तो यानी कि 0.5 और यहाँ 5 के पीछे 0 नहीं बनाएंगे तो 0 माना जाता है ना। यानी कि यहाँ पर 0.5 जो धारा है उसको सही कर लेंगे आप लोग, वो है धारा 0.5 एम्पियर की धारा। ठीक है, आई भी मिल गया, तुल्यांकी भार यहाँ पर मिल चुका है। फैराडे का नियम आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम होता है कि W बराबर होता है Z इंटू आई इंटू क्या टी। W बराबर होता है Z इंटू आई इंटू क्या होता है T आपका होता है। और Z पता है आपको क्या होता है, ये तुल्यांकी क्या है, Z जो है इसका तुल्यांक है, क्या है तुल्यांक। Z को हम लोग तुल्यांक कहते हैं। आज Z तुल्यांक कैसे निकलता है, देखिए पहले यहाँ पर Z तुल्यांक का वैल्यू हम लोग को पता करना पड़ेगा। आज जो Z तुल्यांक है इसका वैल्यू पता करने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, Z बराबर होता है क्या, जो भी आपका इसमें भार दिया हुआ है तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार होना चाहिए यानी कि 96.5। बाटा में आपका जो है एक फैराडे कितने के बराबर होता है, यानी कि 96,500 आपका होना चाहिए, क्या है Z के लिए, यानी कि Z का तुल्यांक। ये Z यहाँ पर तुल्यांक है। और हम लोग E की बात करें तो E को हम लोग तुल्यांक भार कहते हैं और Z को क्या कहते हैं तुल्यांक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुल्यांक। Z क्या है, Z तुल्यांक है। और जो आपका ये E होता है ना, क्या होता है E, और जो E आपका होता है मेरे प्रिय छात्रों, E आपका होता है तुल्यांकी भार। अभिक्रिया में जो भी तत्व रहेगा उसका तुल्यांकी भार, और यहाँ पर अभिक्रिया में जो भी आपके तत्व हैं उनका क्या चाहिए तुल्यांक चाहिए। तुल्यांक Z बराबर होता है 96.5। आप बाटा में जो है एक फैराडे जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो यहाँ पर देखिए Z का वैल्यू हम निकाल दिए हैं
W यानी कि भार पता है, धारा पता है, जो कि गलत दिया था इसको आप लोग सही कर लेंगे। धारा I पता हो गया। अब आपको समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय। और वो भी टाइम जो है निकालना है सेकेंड में। तो चलिए हम लोग टाइम को सेकेंड में गणना करने लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग टाइम निकालते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो टाइम बराबर हो जाएगा क्या? W अपान हो जाएगा Z इंटू क्या? I। अब इसी में हम लोग को पुट कर देना है मेरे प्रिय छात्रों। तो टाइम बराबर हो जाएगा W यानी कि भार, तो भार आपका है 0.5 ग्राम, यानी कि आधा दे रखा है, बाटा में जेड, जेड दिया हुआ है क्या? 96.5 बाटा में 96,500, और गुणे आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों आई जो कि धारा है, तो धारा है 0.5 एम्पियर की। ठीक है, अब ये भिन्न पलटेगा तो इससे ये कट जाएगा, और ये भिन्न पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 96,500 बाटा में 96.5। अब यहाँ से नीचे का पॉइंट हटाने के लिए आपको पता ही है कि पॉइंट एक अंक पे है, तो 10 से नीचे गुणा कर दीजिए और 10 से ऊपर, तो ये ऊपर हो जाएगा 96,500, एक जीरो बढ़ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि जीरो, यानी कि सॉरी 96, यानी कि 900 कितना हो जाएगा? 65। और 9 से 65 से 965 क्या होगा? कट जाएगा, 2-3 को जीरो बढ़ गया, यानी कि यह हो जाएगा 1000 सेकेंड। कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? 1000 जो सेकेंड है आपका होगा। यानी कि आपसे कह रहा था कि यदि आधा ग्राम यदि कोई है, तत्व है जो आधा ग्राम है, यदि धारा उसमें जो है 0.5 एम्पियर की प्रवाहित की जाए, तो आपको गणना करना था कि समय निकालिए, सेकेंड में निकालिएगा, जो कि तुल्यांकी भार ई का जो वैल्यू दिया है 96 दशमलव कितना दिया हुआ है? 5। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तुल्यांक पता होना चाहिए, क्योंकि जेड आपका तुल्यांक है, फैराडे के नियम है, फैराडे के नियम से भार बराबर होता है जेड, यानी तुल्यांक गुणे धारा गुणे क्या? समय आपका ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से जेड हम लोग निकाल लिए हैं, तुल्यांक बराबर होता है तुल्यांकी भार, अब बाटा में क्या? एक फैराडे के जितने के बराबर होता है, यानी कि 96,500 कूलाम होता है ना, तो वो आपका होना चाहिए। अब यहाँ से टाइम बराबर हम लोग फार्मूला बना लिए हैं, W अपान जेड इंटू आई। अब इसी में हम लोग मान सभी का पुट करके निकाल लिया आसानी से, तो आपका हो गया 1000 सेकेंड, जो कि 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? बी आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है कि मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हाँ, 25 नंबर जो है फैराडे का द्वितीय नियम लागू किया जाएगा, बस आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस रख करके हम लोग क्या करना है? हल करना है। चलिए हम देखते हैं 25 नंबर, और मैं फार्मूला भी आपका रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फैराडे के द्वितीय नियम से हम लोग जो है कि यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? देखिए, कापर दिया था और इसमें सिल्वर दे रखा है। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि एकत्रित कापर का भार, यानी कापर का जो भार है कितना एकत्रित हो रहा है, और जो एकत्रित हो सिल्वर का भार हो जो है वह कितना एकत्रित हो रहा है, और कापर का तुल्यांकी भार यहाँ पर फाइंड करना है। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि रासायनिक तुल्यांकी, यानी किसका? कापर का तुल्यांकी भार आपसे पूछा हुआ है, और सिल्वर का भी तुल्यांकी भार आपका दे रखा है। ठीक है, सब कुछ इसमें दे दिया है, बस आपको हल करना है। ठीक ना, इसमें रख करके क्या करना है? हल कर देना है। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार आपका है, यानी कापर का भार चाहिए बाटा में सिल्वर का भार, इसके बाद कापर का तुल्यांकी भार और क्या? सिल्वर का तुल्यांकी भार, जो कि सिल्वर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिल्वर का तुल्यांकी भार दे रखा है, कापर का भी भार दिया हुआ है, और यहाँ पर सिल्वर का भी भार दिया हुआ है। निकालना है आपको कापर का तुल्यांकी भार निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि समान वैद्युत धारा कापर सल्फेट, देखिए कापर सल्फेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कापर इलेक्ट्रोड वाले वोल्टमीटर सेल तथा एक अन्य सिल्वर नाइट्रेट, देखिए दो है ना, क्या है? दो आपके हैं, एक तो कापर है, दूसरा सिल्वर भी है, वाले वोल्टमीटर से प्रवाहित की जाती है, वोल्टमीटर सेल से प्रवाहित की जाती है। दोनों स्थितियों में कैथोड के भार क्रमशः 0.189, जो 0 देखिए भार दिया हुआ है ना, तो भार पहला भार जो है कापर का है, दूसरा भार सिल्वर का है, तो कापर वाला पहला भार दिया हुआ है 0.189, इसके बाद बाटा में दिया हुआ है सिल्वर का भार दिया, दूसरा जो है सिल्वर के लिए है भाई, समझते रहिएगा 0.64 आपका क्या दे रखा है? 9 है क्या? 0.648 है 8 बराबर कापर का तुल्यांकी भार, यहां पर लिखेंगे आप लोग कापर का तुल्यांकी भार। ठीक है, बाटा में क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
कि आपका सिल्वर को जो है कि 108 लेने पर, यानी सिल्वर को 108 लेने पर कापर में तुल्यांकी भार, यानी सिल्वर का जो है कि 108 तुल्यांकी भार दिया हुआ है। 108 किसका दिया हुआ है? सिल्वर का। 100 कितना दे रखा है? 8। तो बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका चेंज इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें होगा, तो ये आपका होगा 0.648 सिल्वर यानी कि कापर का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.189 हो जाएगा गुणे 108। और ये कापर तुल्यांक का ये गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो इससे क्या लगेगा? बट्टा लगेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा कापर का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 0.189 गुणे 108 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना, ये ना, यानी कि 0.648। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, मैं रख दिया हूँ, कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, 0.189 मल्टीप्लाई 108 बटा में 0.648। अब यदि हम लोग इसको डिवाइड करके हल करते हैं तो आपका आएगा 31.5। कितना? 31.5। यानी कि जो आपका रासायनिक तुल्यांक की गणना की जाए कापर के लिए, यानी कापर का यदि हम लोग तुल्यांक भार निकालते हैं तो आपका होगा 31.5। कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों? 31.5। ये आपका क्या रहा? आंसर रहा। तो 31.5 ये आंसर है, जो कि 25 नंबर का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो उम्मीद होगी ये समझ में आई बात, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले कुछ वीडियो में सोल्यूशन कर चुके हैं, और जो भी बच्चे हमारे जो है कि उस प्रश्नों को देखे होंगे या उस अध्याय को पढ़े होंगे तो उनको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि फैराडे का द्वितीय नियम आपका क्या है। तो हम लोग वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझे थे, और यहाँ पर भी जो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या है। तो 25 नंबर आपको कंप्लीटली जो है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 26 की तरफ। और हाँ, 26 से जो भी आपका है वो केवल ऑप्शनल है, ऑप्शन को आपको ट्रिक लगाना है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए देखते हैं। कई कटे हुए सेव को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। हाँ, कटा हुआ सेव आप लोग देखे होंगे, यदि काट कर उसे आप रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। यानी किसके कारण वो जो है कि आपका भूरा हो जाता है? ए आपका दिया हुआ है लोहा, बी दिया हुआ मैग्नीशियम, और सी दिया हुआ है कैल्शियम, इसके बाद डी आपका दे रखा है फास्फोरस। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, लोहा के कारण। ठीक है, उसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि जो भूरा होने का कारण होता है वो किसके कारण? आयरन के, यानी कि लोहा के कारण। ठीक है, यानी सेव में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी कि ये लोहा, ये वाला मत समझिएगा, लोहा वो एक आपका होता है तत्व, यानी कि आयरन आपका, ऐसे समझ सकते हैं। तो कटे हुए सेव को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है, किसके कारण? क्योंकि किसकी उपस्थिति में? क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? लोहा आपका उपस्थित होता है, किसमें? सेव में, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। काट कर यदि आप रख देंगे सेव को तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है उसका। चलिए, कटा हुआ भाग ही भूरा होता है, पूरा नहीं, कटा हुआ भाग, जितना भाग कटेगा वही आपका क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो बात करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, निम्न में से किसके प्रवाह द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में धारा का प्रवाह जो है किसके द्वारा होता है? यानी कि किसके प्रवाह के द्वारा जो है कि धारा का प्रवाह होता है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, बी ऑप्शन दिया हुआ है अणु के प्रवाह के कारण, सी दिया हुआ है प्रोटॉन के प्रवाह के कारण, और डी दिया हुआ है आयन के। किसके? आयन के। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आयन के प्रवाह के कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि आयन के कारण। किसके प्रवाह के कारण? आयन के प्रवाह के कारण, यानी इलेक्ट्रोलाइट में, यानी इलेक्ट्रोलाइट में जब आयन का प्रवाह होता है तो उस समय आयन के प्रवाह से जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो कि आपसे 2016 में पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्या है। कह रहे कि तत्व ए बी सी डी 4 आपके तत्व दिए गए हैं, सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो सबसे आसानी से जो है कि आयनीकृत हो जाता है यदि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी निम्न हो। आपका ए दिया हुआ है 3.79 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तब आपका आयनीकृत होगा। बी दिया हुआ है बी तत्व का यानी कि 3.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सी तत्व का जो है 3.35 होना चाहिए और डी आपका दिया हुआ है 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होना चाहिए, तब जो है ये आयन यानी कि जो भी ये तत्व है आयन आसानी से जो है कि आयनीकृत हो जाएंगे किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, यानी कि 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी कि आपका यदि तत्व यानी कि डी तत्व का डी जो तत्व है इसका यदि वोल्टेजता की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, तो यानी कि आपका 3 पॉइंट जो है आपका 25 यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि होगा तो यह जो है कि आपका जा करके आयनीकृत होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि 28 नंबर में पूछ रहा था कि तत्व जो भी आपके 4 दिए गए इन चारों तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व है। ठीक है, तो ये है आपका 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है ये आसानी से आयनीकृत हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे बड़ा सबसे आकार का जिंक, ये क्या दिया बड़े आकार का जिंक, सबसे नहीं बड़े आकार का जिंक। ठीक है, बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर सेल का आयुकाल, यानी कि बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड देखे है ना काला सा आपका होता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर सेल का आयुकाल क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। ये ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दिया हुआ है घट जाता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाता है उसका आयुकाल, सी दिया हुआ है बहुत बढ़ जाता है, डी दिया हुआ है बहुत घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई, बड़े आकार का यदि जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसमें यदि प्रयुक्त किया जाए तो सेल का आयुकाल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 30, जो कि आपका इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए दिया हुआ है फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तीसरे का यानी तीसरा जो दे रखा है फैराडे का जो नियम है निम्न में से किससे संबंधित है। अभी मैं बताया हूँ फैराडे का नियम मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 24 में, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि प्रश्न नंबर 24 में फैराडे का जो फार्मूला था, आपका क्या फार्मूला लिखवाया गया था फैराडे के नियम से, तो आपको पता ही है कि आपका फैराडे का नियम होता है W यानी कि भार बराबर होता है Z यानी कि तुल्यांक यानी कि इंटू आई इंटू क्या T। ये है आपका फैराडे का नियम, यानी कि भार बराबर होता है तुल्यांक गुणे धारा गुणे क्या समय आपका होता है W बराबर, यानी कि ये है आपका फैराडे का क्या नियम जो है आपका इससे संबंधित रखता है, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। W बराबर होता है ZIT यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप की जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचते रहते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।